राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज सुभाष जब मेडिकल स्टोर से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुमित्रा अपने 15 दिन की बच्ची को गोद में लिए हुए तेल मालिश कर रही थी। सुभाष की बूढ़ी माँ बैठी हुई सुमित्रा को इस तरह से घूर रही थी जैसे सुमित्रा कोई बहुत बड़ा पाप कर रही हो। बात यह है कि सुमित्रा की यह तीसरी बेटी थी। सुमित्रा ने पहले भी दो बेटियों को जन्म दे दिया था। जब पहली बार सुमित्रा की बेटी जन्म ली थी तो सुमित्रा की सास ने सुमित्रा की बेटी को तेल मालिश अपने हाथों से किया करती थी। पहली संतान थी, इसीलिए सुमित्रा की सास ने सोचा कोई बात नहीं, पहली बार बेटी हुई है, दूसरी बार जरूर बेटा होगा। यह सोचकर उसने सुमित्रा को कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी बेटी, फिर यह अब तीसरी बेटी, यह सब सिलसिला चलता ही रहा। सुमित्रा के पति सुभाष ने सुमित्रा को इस तरह से बच्ची को लाड़ प्यार से तेल लगाते हुए देखकर चिल्ला पड़े, तू किस मिट्टी की बनी हुई है? जब से इस घर में आई है बेटियों को पैदा किए जा रही है। तू तो बेटी पैदा करने की मशीन बन गई है। हटा यहाँ से। और भी दूसरा काम है तेरे पास की नहीं? सुमित्रा ने जैसे तैसे करके अपनी बच्ची को जल्दी से कपड़े पहनाकर उठकर उसे गोद में ले ली। सुभाष गुस्से से बोला, अरे अभी इसको गोद में लिए घूमती रहेगी कि और भी दूसरा काम करेगी? सुमित्रा ने कहा, कैसी बातें करते हो? अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? बेटी ही सही, लेकिन है तो तुम्हारी औलाद। सुभाष ने गुस्से में आकर हाथ उठाने की कोशिश भी की, लेकिन सुभाष की मां ने यह कहकर रोक दिया कि रहने दे, कहीं मर मुरा जाएगी तो तेरे सर आफत पड़ जाएगी। अभी 15 दिन पहले ही माँ बनी है, छोड़ इसको जाने दे। यह तो इस घर की अपशगुन है, अपशगुन। जब से आई है एक बेटा नहीं दे पाई, इससे के बस का नहीं है। यह अब इस घर की बारिश पैदा नहीं कर सकती। अब तो आए दिन सुमित्रा के साथ यह रोज का हो गया। जैसे ही उसकी तीनों बेटियां बड़ी होती गई, छोटी बच्ची को 6 महीना होने चला था। अब तो सुभाष कई बार सुमित्रा के ऊपर हाथ भी उठा चुका था। सुमित्रा क्या करती? क्या उसके बस में था बेटी या बेटा पैदा करना? एक दिन पड़ोस में बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने की खुशी में सुभाष के पड़ोसी ने बैंड बाजे नाच गाने का प्रोग्राम रखा था। पड़ोस में सबके यहाँ मिठाइयाँ बंटवाई। सुभाष को ऐसा लग रहा था कि वह पड़ोसी मुझे ताना देने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। सुभाष अपनी दाढ़ी मूछें बना रहा था। क्रोध से उससे भड़क उठा। एक मेरी पड़ोसियन है जो तीसरे बेटे के बाद चौथी बार बेटे को ही जन्म दिया है, और एक यह मेरी पत्नी जो मेरे घर में पनौती बनकर 3-3 बेटियां पैदा कर दी है। सुभाष की माँ भी वहीं पास में बैठी थी। उसने कहा, सुभाष तू मेरी मान दूसरी शादी कर ले, नहीं तो तेरे बाद यह वंश खत्म हो जाएगा। तेरी पत्नी अब बेटियों पर बेटी ही पैदा करती जा रही, इससे कुछ नहीं होगा। यह अब हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली नहीं है। मेरे मौसी की देवरानी के परिवार में एक गरीब घर की बेटी है। देने लेने को तो कुछ नहीं है। बेटी बड़ी खूबसूरत है। उसका नाम विभा है। आज ही मौसी ने मुझसे चर्चा किया है, तो कहे तो मैं तेरे लिए बात करती हूँ। शादी की बात सुनकर सुमित्रा को भी बहुत दुख हुआ। उसने बहुत मना किया कि मेरे रहते हुए तुम दूसरी शादी करोगे सिर्फ इसलिए कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। लेकिन सुभाष उसकी एक ना सुना। वह अपनी माँ की बात मान गया और दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी को भी उसी घर में लेकर आ गया। अब सुभाष सुमित्रा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। सुमित्रा तो जैसे उस घर की नौकरानी बनकर रह गई हो। पहले तो वह रसोई में अपने मनपसंद का खाना अपनी बच्चियों को खिला सकती थी, लेकिन अब रसोई की और पूरे घर की मालकिन उसकी दूसरी पत्नी विभा बन चुकी थी। जो विभा खाना देती थी वही सुमित्रा की तीनों बच्चियां खाती थी। सुमित्रा की तीनों बच्चियों पर सास हाथ उठाती थी, यहाँ तक कि सुभाष भी उठाता था। तो सुमित्रा
दिल ही दिल में दुखी हो जाती, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन हद तब हो गई जब कल की आई हुई बहू विभा ने भी सुमित्रा की बच्चियों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। यह बात सुमित्रा से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सुमित्रा ने कह दिया, अरे तू कल की आई हुई बहू है, मेरी बेटियों पर हाथ उठाती है। क्या तूने भगवान से यही मांग के रखा है कि तुझे बेटा ही पैदा होगा? तू कल को ये ना कर। यदि भगवान ने तुझे बेटी दे दी, तो मेरे जैसे ही दिन तुझे भी देखने पड़ेंगे। उसने तो नाटक करना शुरू कर दिया। जब इस घर में इसकी ही राज थी, तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए थे? सुभाष गुस्से में सुमित्रा को चिल्लाकर कई थप्पड़ मार दिया और बोला, यदि तुझे इस घर में रहना है, तो सबकी बातें सुननी पड़ेगी। यदि तुमने मेरी दूसरी पत्नी विभा से बहस किया या उससे बात जवाब करने की कोशिश की, तो जो अभी तक तू इस घर में पड़ी है और फ्री का खा रही है, तेरी तीन तीन बेटियां बैठे बैठे ठूस रही हैं, तो मैं तुझे इस घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। सुमित्रा चुप हो गई। उसने सोचा कि यदि हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा, तो आखिर हम जाकर रहेंगे भी कहाँ? समय बीतता रहा, लेकिन अब उस घर में सुमित्रा और उसकी बच्चियों के साथ बहुत अत्याचार होने लगा था। एक दिन सुमित्रा की बड़ी बेटी किचन में रोटी निकालकर घी लगाने लगी, तो विभा ने चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठा लिया। सुभाष किचन में जाकर बच्ची को मार दिया। सुमित्रा से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर मेरी बेटी ने कौन सा पाप कर दिया? अपने बाप की कमाई का ही तो रोटी खा रही थी। जब उसे इस घर में इतना अधिकार नहीं है कि वह अपनी पिता की कमाई हुई रोटी निकाल कर खा ले, तो मुझे इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं। सुमित्रा से यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ी, लेकिन उसे कोई रोकने वाला भी उस घर में नहीं था। सुमित्रा की सास, सुभाष और वह विभा, यह तो सब चाहते ही थे कि सुमित्रा इस घर से चली जाए, उसकी तीनों बेटियां चली जाए, तो खर्च कम हो जाए। सुमित्रा अपनी मायके चली गई, लेकिन मायके में उसकी सिर्फ बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। कोई कमाने वाला नहीं था। बूढ़ी माँ ने अपने सारे घर को किराए से दे रखा था और एक कमरा अपने लिए रखा था। बेटी के पहुंच जाने के बाद घर खर्च की समस्या बढ़ गई थी। सुमित्रा ने सोचा कि मैं अपनी माँ के ऊपर बोझ कैसे बन सकती हूँ, तो उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम जो बचपन में ही सीख रखा था, वह वापस से शुरू कर दिया, जिससे उनकी बेटियों का खर्च और स्कूल का खर्च निकलने लगा। सुमित्रा दिन रात मेहनत करती, सिलाई करती और अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही सुभाष की दूसरी पत्नी विभा पेट से हो गई। उस घर में खुशियों का ठिकाना ना रहा। सास विभा का बहुत ध्यान रखती थी। कभी मंदिर लेकर जाती, तो कभी उसे हॉस्पिटल चेकअप करवाने, उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन, पूजा पाठ, कई तांत्रिकों को बुलाकर टोना टोटके विद्या करवाया। फिर कई पंडितों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा हवन करवाया। वह पूरे 9 महीने पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ करती रही। बहुत खर्चा किया। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ही ली। विभा ने बेटे को जन्म दिया। अब तो उस घर में खुशियों का ठिकाना ना रहा। सब यही कहते कि कितनी पनौती थी सुमित्रा। इस घर से जाते ही पुत्र की प्राप्ति हो गई। उस घर में कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ा भव्य समारोह हुआ, जिसमें गांव पड़ोसी रिश्तेदार सब लोगों का आमंत्रण हुआ। बहुत खर्चा किया सुभाष ने, यहाँ तक कि उसके जितने जमा पूंजी थी, उसके अलावा भी उसने कर्ज लेकर उस प्रोग्राम को अंजाम दिया। समय बीतता गया। सुभाष अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। अपने मेडिकल स्टोर में उसका ध्यान हटता गया। उसने वहां पर एक लड़के को रख दिया था। लड़के ने उस मेडिकल स्टोर को अपने मनमानी चलाना शुरू कर दिया। उसकी आमदनी मुनाफा वह खा जाता।
क्योंकि सुभाष वहां ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उसकी मेडिकल स्टोर टूटती गई, सामान कम होते गए और सुभाष को पैसे की कमी पड़ती गई। लेकिन सुभाष यह सोचकर खुश था कि अब मुझे इन पैसों और रुपए की ज्यादा जरूरत क्या है। मेरे कुल का दीपक बेटा जो पैदा हो चुका है। अपने बेटे का नाम सुभाष ने कुलदीप रख दिया। कुलदीप धीरे धीरे बड़ा होता गया। जहां सुभाष अपनी बेटियों के लिए कपड़े कभी लेकर नहीं आता था, सुमित्रा अपनी पुरानी साड़ियों को फाड़कर उसमें से फ्रॉक वगैरह बनाकर अपनी बेटियों को पहनाया करती थी। वहीं सुभाष इस कुलदीप के लिए महंगे महंगे कपड़े, जूता, सारे शौक पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे अपने ही शहर के सबसे बड़ी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। कुलदीप धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब कुलदीप कॉलेज पहुंच चुका था। सुभाष की माताजी भी स्वर्ग सिधार चुकी। कुलदीप जब बड़ा हो गया तो उसने कहा, पिताजी, मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। 2 साल का यह कोर्स रहता है। उसके बाद मैं बहुत बड़ा होटल खोलूंगा। सुभाष ने कहा, बेटा, तुम चाहो तो अपने मेडिकल में भी बैठ सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप ने कहा, पापा, मुझे मेडिकल में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए सुभाष अपने बेटे की बात मान गया और उसे होटल मैनेजमेंट के लिए 2 साल का कोर्स करवा दिया। यह कोर्स भी उसका कंप्लीट हो चुका था। सुभाष का बेटा कुलदीप ने कहा, पिताजी, मैं किसी और जगह में काम नहीं करना चाहता। मैं अपना खुद का बहुत बड़ा होटल तैयार करूंगा और फिर मैं उसमें ही काम करूंगा। सुभाष ने यह बात भी अपने बेटे की मान ली। उसने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा होटल बनवाने की तैयारी कर दी। होटल करीब 14 कमरे का शुरू होने लगा। उस होटल को बनने में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, क्योंकि होटल 14 कमरे का था। सुभाष के पास जो भी पैसे थे, सब बुनियाद और दीवार खड़ी होने में भी खत्म हो गए। अभी बहुत सारा काम करना बाकी था। इसीलिए सुभाष को उसके बेटे ने एक आइडिया दिया, पापा, मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी मेडिकल स्टोर बेच दो। अब हम जब होटल बना ही रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर आप क्या चलाओगे? सुभाष ने अपने बेटे की बात मानकर मेडिकल स्टोर बेच दिया। इससे होटल में छत तो पड़ गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी था। पैसे अब आते तो कहाँ से? फिर एक दिन कुलदीप ने अपने पिताजी को एक और आइडिया दिया। उसने कहा, पिताजी, जब हम 14 कमरे का होटल बनवा रहे हैं, तो फिर हमें घर की क्या जरूरत है? हम सब उसी होटल में रहेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप इस घर को बेच दीजिए। इससे जो पैसा आएगा, तो वह सब हम अपने होटल में लगाकर जल्दी से अपना काम शुरू कर देंगे। अब तो सुभाष ने सोचा कि घर कैसे बेच दूं? यह मेरे माता पिता की निशानी है। लेकिन करता भी तो क्या? उधर उसके होटल में इतने पैसे लग चुके थे, ऊपर से अधूरा पड़ा था। पैसे उसके पास था नहीं। वह बीच में फंस चुका था। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त से फोन लगाकर कहा, दोस्त, मेरे घर को बेचने के लिए कोई अच्छा सा एजेंट ढूंढ कर बता दो, जो अच्छी कीमत दे सके। उसके दोस्त ने सलाह दिया, कैसी बातें कर रहे सुभाष? क्या तुम पागल हो गए? तुम अपना पुश्तैनी मकान बेच दोगे, जो तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। सुभाष ने कहा, अरे, माता पिता की आखिरी निशानी रखकर हम क्या करेंगे, जब हमारा बेटा दर दर भटकेगा। उस दोस्त ने बहुत समझाया, तुम अपने बुढ़ापे का सहारा कुछ तो रखो। तुम्हारा एक घर है, उसे मत बेचो। सुभाष ने कहा, पागल हो गए हो? क्या घर कभी अपने बुढ़ापे का सहारा होता है? मिट्टी, पत्थर, जमीन, बुढ़ापे का सहारा तो औलाद होती है। मेरा बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा है, जिसे मैंने पढ़ा लिखा कर बहुत लायक बनाया है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा घर जल्दी से जल्दी बिकवा दो। सुभाष का घर भी बिक गया और होटल अब बनकर तैयार हो चुका। होटल की डिजाइन देखे तो देखते ही रह जाए।
इतना सुपर बनकर तैयार हुआ था। उस होटल में 14 कमरों में से एक कमरा सुभाष और उनकी पत्नी के लिए, एक कमरा कुलदीप ने अपने लिए सारी सुविधाएं आलीशान बनवा लिया था। बाकी का 12 कमरे वह होटल के लिए, जिसमें से नीचे खाने पीने और नाश्ता और कुछ कमरे जो थे वह बुकिंग पर देता था। उसमें वह सारी व्यवस्थाएं करवा दी। सुभाष को एक और नई खुशखबरी मिली। कुलदीप ने बताया कि पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो मेरे कॉलेज में ही मेरे साथ पढ़ा करती थी। लेकिन मेरा सपना था कि जब तक मेरा होटल बनकर तैयार नहीं हो जाएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी, यदि अब आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं। इसी बात का तो इंतजार था विभा और सुभाष को। आज दोनों पति पत्नी के खुशी का ठिकाना ना रहा। बेटी की इच्छा अनुसार होटल बन गया और घर में बहू लक्ष्मी भी आने वाली है। सुभाष ने अपने बेटे को शादी की इजाजत दे दी और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर बड़े धूमधाम से कुलदीप की शादी हो गई। उसी होटल में कुलदीप की पत्नी आ गई। होटल का काम भी शुरू कर दिया गया। होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कुलदीप की पत्नी ने भी किया था। उन दोनों की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान ही हुई थी। इसीलिए दोनों होटल का काम बराबर मिलकर करने लगे। दोनों पति पत्नी काउंटर पर ही बैठते, बाकी कर जैसे कि होटल में वेटर लोग क्या कर रहे हैं, सही तरीके से टेबल में खाना पहुंच रहा है, ये सारा देख रेख सुभाष का हो गया। होटल के लिए राशन लाना, तेल लाना, सब्जियां लाना, इन सब जिम्मेदारियों का भार सुभाष के ऊपर। यह सब तो शुरू हो गया था। अब एक काम और बचा था। होटल में अच्छा से अच्छा खाना बनाने के लिए कुक की जरूरत। बहुत सारे कुक को बुलाया भी गया, लेकिन उनकी सबकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। लेकिन किसी न किसी को तो रखना ही था। इसीलिए कुलदीप ने ज्यादा पैसे देकर भी कुक को रख लिया। अब होटल अच्छी तरह से चलने लगा। होटल में एक वेटर की तरह ही काम सुभाष को भी मिला था। लेकिन सुभाष ने यह सोचा कि अपना होटल है, अगर मैं एक कुक की तरह यानी कि एक वेटर की तरह काम कर रहा हूँ तो उसमें दूसरों का क्या, पैसा ही बच रहा है। यदि मेरी तरह दूसरा कोई वेटर रखेगा तो उसके भी तो तनख्वाह देने पड़ेंगे, तो घर के पैसे घर की बात हुई ना। यह सब समझौता करके वह अपने ही होटल में काम करके बहुत खुश था। कुक जो था काम करता, उसी के साथ कभी भोजन प्रक्रिया बनाने की विधि सुभाष जी की पत्नी विभा भी मदद कर दिया करती थी। क्या डिश बनाना है, कैसे कैसे होटल में खाना बनेगा, वह सारी बातें वह भी बताया करती थी। एक दिन कुक नहीं आया तो सारा खाना विभा जी को ही बनाना पड़ा। कुलदीप की पत्नी मीरा ने देखा कि माँ जी ने तो इतना अच्छा खाना बनाया है कि आज खाने वाले उंगलियां चाटते ही रह गए। वेटर लोगों को टिप्स के रूप में भी ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर जा रहे थे। तो वह भी शातिर दिमाग वाली औरत थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब मेरी सास इतना अच्छा खाना बना सकती है तो फिर मैं दूसरा रसोइया होटल में क्यों रखूं। उसने एक दिन अपने यहाँ काम कर रहे रसोइये से साथ बदतमीजी करते हुए बात विवाद कर लिया, जिसकी वजह से वह रसोइया गुस्से में आकर नौकरी छोड़कर चला गया। जब दूसरे दिन रसोइया नहीं आया तो मीरा ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। अपने पति कुलदीप से कहा, कुलदीप, आज रसोइया नहीं आया है। कल मैंने उसे जरा साफ सफाई से काम करने को बोल दिया तो वह गुस्सा हो गया। भला बताओ, मेरे होटल में आने वाले जो कस्टमर है यदि खाना खाकर बीमार हो जाएंगे तो हमारे होटल का नाम बदनाम नहीं होगा। इसीलिए मैंने उससे कहा कि जरा सब्जी भाजी धोकर खाना बनाया करो, साफ सफाई रखो। इतनी सी बात पर वह नौकरी छोड़कर चला गया। इतना भी नहीं बोल सकते आजकल के नौकरों को। अब क्या होगा, ग्राहक आने लगे हैं, पूछ रहे हैं कि भोजन कब तक तैयार होगा। जो रोज के खाने वाले हैं वह तो दोपहर तक आएंगे ही। इसीलिए किसी न किसी को
खाना तो तैयार करना ही पड़ेगा, क्या करें? कुलदीप भी अब परेशानी में था। वह सोच में पड़ गया। तभी कुलदीप की पत्नी मीरा ने ही आइडिया दिया कि जिस दिन कुक नहीं आया था, उस दिन माँ जी ने ही खाना बनाया था और बहुत अच्छा खाना बना था। तो क्यों ना आज भी माँ जी खाना बनाएं? हो सकेगा तो मैं भी थोड़ी माँ जी की मदद कर दूंगी। इतना सुनकर कुलदीप की तो दिमाग की बत्ती जल गई। अरे हाँ, माँ भी तो खाना बना लेती है। वह माँ के पास बोला, माँ, क्या तुम इतनी सी मदद कर सकती हो? तो विभा जी ने भी कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, होटल अपना है। आज दिन भर एक रसोइये की वजह से अपना होटल बंद पड़ा रहे तो वह थोड़ी ना अच्छा लगेगा, कितना नुकसान हो जाएगा। चलो, मैं खाना बना रहा हूँ। तो कुलदीप ने कहा, माँ, तुम काम शुरू करो, मेरी पत्नी भी आकर तुम्हारी मदद करेगी। उसने कहा है कि माँ जी की मदद मैं भी करूंगी। यह सोचकर विभा रसोइया घर में जाकर खाना तैयार करने लगी। वह काम करते जा रही थी और बहू को सोच रही थी हर आहट में कि अब मदद करने बहू आई, बहू आई। लेकिन जब सारा खाना बनकर तैयार हो गया, तब लास्ट में मीरा आई और कहती है, अरे अरे अरे, सो सॉरी माँ जी, मैं तो लिखा पढ़ी में ही रह गई। कल का बहुत ज्यादा हिसाब था, वही करना बाकी रह गया था। महीने का आखिरी भी चल रहा है ना, तो बेटर लोगों को क्या कितना तनख्वाह देना है, वह सारा हिसाब करते करते ही मैं रह गई। चलो माँ जी, क्या काम बाकी है मैं कर देती हूँ। तो विभा ने कहा, बहू, अब तो लगभग सब कुछ तैयार ही हो गया है। बस आएंगे जैसे ही ग्राहक लोग, तो उनको खाना परोस कर देना है। यह काम तो बेटर भी कर सकता है, यहाँ से एक निकाल कर ले जाएगा। बस काम हो गया है आज का। मीरा तो यही चाहती थी कि काम हो जाए तभी मैं रसोइया घर में जाऊं। इसी तरह से अब तो रोज का हाल हो गया था। 3 महीने होने चले, अभी तक मीरा और उसके पति कुलदीप को कोई रसोइया नहीं मिला कि माँ को रसोई घर से छुट्टी मिल सके। 3 महीने लगातार पूरा दिन किचन का काम करने की वजह से विभा की तबीयत खराब हो चुकी। उम्र के हिसाब से पूरा दिन यदि होटल का काम करेंगी तो होना ही है। उनको खांसी आने लगी, धुएं की वजह से सिर दुखने लगा। एक दिन तो खाना बनाते बनाते बड़ी देर हो गई, खांस खांस के उनकी हालत खराब थी। कुलदीप किचन में आया तो पूछा, क्या हुआ माँ, आज तो कुछ खाना तैयार ही नहीं हुआ। उधर ग्राहक आने वाले हैं, दोपहर जो लंच करने हमारे होटल में आते हैं, तो उनको तो थाली चाहिए ही। माँ ने कहा, बेटा, बहुत जोर से सीना दुख रहा है, उठ के बैठा ही नहीं जा रहा, इसीलिए थोड़ा सा आराम करने लेट गई थी। तुम थोड़ा बहू को भेज दो तो दाल में छौंका लगा दे। कुछ रोटियां सेकना है तो वह कर ले, और तो खाना तैयार हो चुका है। कुलदीप ने कहा, माँ, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाकर लाता हूँ। जब तक मीरा किचन का और होटल का काम संभाल लेगी, बाबूजी भी सलाद के लिए गाजर और प्याज टमाटर लेकर आते ही होंगे, तो बाकी का काम वह भी करवा लेंगे। वह अपनी पत्नी को बोलकर चला गया कि मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। बाबूजी आएंगे तो तुम बोलना कि सलाद काट ले और बाकी का काम तुम संभाल लेना। जब हॉस्पिटल में चेकअप हुआ तो पता चला कुलदीप की माँ के फेफड़ों में पानी आ गया है। डॉक्टर ने कहा, इनका एक छोटा सा ऑपरेशन करके फेफड़े का पानी निकालना पड़ेगा। इन्हें हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। हो सके तो ही इन्हें एडमिट कर दो। कुलदीप ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसे बिना तैयारी माँ को कैसे एडमिट कर सकते हैं। आप हमें इन्हें दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए, हम इनका घर में पूरा ख्याल रखेंगे और घर में पिताजी से बात करके इन्हें वापिस से हॉस्पिटल लाकर एडमिट करेंगे। कुलदीप माँ को लेकर होटल पहुंच गया। कुलदीप की पत्नी ने एक खबर सुनाई कि अपने होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी आई थी, जो कि विदेश से आए हुए लोग हैं। उन्हें अपने होटल का जितना कमरा खाली है सब चाहिए। यहाँ तक कि वह कह रहे थे कि पूरा 14 कमरा मुझे साफ और अच्छे से व्यवस्थित करवा के दे दो। कुलदीप ने कहा, हम पूरा 14 कमरा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको एक अपना कमरा
और एक रसोई छोड़कर सारे कमरे बुकिंग में दे देंगे। तो मीरा ने कहा, बाबूजी का कमरा भी दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं। जब हमें एक दिन के लिए विदेश से आए हुए लोग 8,000 रुपए देने को तैयार हैं, तो भला इतनी मोटी रकम कैसे छोड़ देंगे। मीरा ने कहा, फिर माँ बाबूजी कहाँ जाएंगे? तो कुलदीप ने आइडिया बताया कि 2-3 दिन की तो बात है, माँ बाबूजी को हम लोग रसोई घर में शिफ्ट कर देंगे। वैसे भी पूरा दिन काम तो किचन में ही लगा रहता है। माँ खाना बनाते बनाते किचन में आराम भी कर लेती है। तो इसी तरह से 2 दिन की बात है, माँ किचन में ही 2 दिन सो भी जाएगी। बाबूजी भी किचन में खाना लेने, सलाद काटने, बहुत सारे काम के लिए तो रहते ही हैं। तो 2 दिन उन लोगों को वहां गुजारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और भी अपना होटल है, कौन सा दूसरा का होटल है जो उन्हें किचन में रहने में तकलीफ होगी। बाबूजी से यह बात की गई तो बाबूजी अपने मन से तो नहीं, लेकिन पैसे की लालच में सोचे कि चलो, जो भी पैसे आएगा बेटे का भला हो जाएगा। यह कमाने का एक अच्छा तरीका था। इसीलिए कुलदीप ने पूरा होटल बुकिंग में दे दिया। आज रात को जब बाबूजी एक चटाई बिछाकर रसोई घर में पड़े थे, तो उन्हें अपने दोस्त की बात याद आने लगी कि बुढ़ापे के लिए कुछ तो बचाकर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं इसी रसोई घर में और इस होटल में वेटर बनकर ही रह जाऊं। फिर उनके मन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी न होगा। अब 2 दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद वापिस हम अपने कमरे में ही चले जाएंगे। वहीं विभा जी की तबीयत खराब होने की वजह से उनके सीने में रह रह के दर्द उठ रहा था। दवाइयां लेने के बाद भी उन्हें चटाई पर नींद नहीं आ रही थी। वह जब से शादी करके सुभाष के घर में आई थी, तो सुभाष ने उन्हें बेटे जन्म देने के बाद उन्हें महारानियों की तरह रखा था। सुभाष ने उन्हें इसलिए इतना मान सम्मान दिया कि विभा ने उन्हें उनको कुल दीपक दिया था, उनका बारिश पैदा करके दिया था। लेकिन आज उसी महारानी को चटाई में किचन में सोना पड़ रहा था, तो भला कैसे नींद आती। किसी तरह से रात गुजर गई। दूसरे दिन होटल में ठहरे हुए कस्टमर की वजह से उन सबको चाय नाश्ता और खाना उनके कमरे में ही बना बनाकर पहुंचाना था। इसीलिए कुलदीप ने सुबह ही अपनी माँ को बोल दिया था कि माँ, किचन के काम में सुबह से ही लग जाओ, बाबूजी भी मदद करेंगे और मीरा को भी मैं बोल देता हूँ। सुबह सुबह ग्राहकों की भीड़ थी, कोई चाय नाश्ते के लिए तो कोई खाने का ऑर्डर देने के लिए। होटल में ठहरे हुए भी कुछ व्यक्ति नीचे आकर नाश्ता कर रहे थे। सुभाष जी सबके लिए दौड़ दौड़ कर किचन से ला लाकर नाश्ता, पानी, चाय दे रहे थे। जो होटल में ठहरे हुए 2 विदेशी थे, वह सुभाष को आवाज देते हुए बोले, ओए बेटर, इधर आ। सुभाष इधर उधर देखे, कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो इशारा करते हुए अपने को बताए कि मैं। वह पास जाकर बोले, हाँ, क्या आपने मुझे बेटर कहा? वह दोनों व्यक्ति बोले, अरे तू बेटर है तो बेटर को हम बेटर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो सुभाष ने कहा, साहब, मैं बेटर नहीं हूँ और आप मुझे इस तरह से बेटर कह के आवाज नहीं दे सकती। वह एक दूसरे की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। बेटर को बेटर नहीं तो और क्या कहेंगे। फिर उनमें से एक ने कहा, शराब और मीट लेकर आ। सुभाष ने कहा, साहब, हमारे होटल में शराब और मीट नहीं चलता। तो कस्टमर ने कहा, क्यों, यहाँ तेरी चलती है? क्या तू इस होटल का मालिक है जो मुझे इस तरह से जवाब दे रहा? सुभाष ने बोला, हाँ, मैं इस होटल का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन जो इस होटल का मालिक है, मैं उसका पिता हूँ। वह फिर से हंसने लगे और बोले, ज्यादा बहस मत कर, तेरे होटल में नहीं है तो वो देख, सामने से मीट और शराब लेकर आ। ले, पैसे पकड़ और जल्दी से लेकर आ, वो दूसरे होटल में मिलता है। सुभाष ने कहा, साहब, ना तो मैं अपने होटल में मीट और शराब खाने देता और ना पीने देता और ना ही मैं लेने जाऊंगा। उसकी इस तरह से कड़ी बातें सुनकर कस्टमर उठकर खड़ा हुआ और सुभाष का कॉलर पकड़ लिया। सुभाष अपना कॉलर छुड़ाते हुए जोर जोर से उसे चिल्लाने लगे। यह सब सुनकर उनका बेटा भी पहुंच गया। कुलदीप शांत करते हुए माहौल बोला, आप जाओ, मैं संभाल लेता हूँ।
उसने सुभाष को जाने के लिए बोल दिया, लेकिन वह थोड़ी ही दूर दूसरे टेबल के पास खड़े हो गए। तो उस कस्टमर ने कहा, यह तुम्हारा वेटर, यह अपने आप को इस होटल का मालिक बता रहा है, कह रहा है कि वह तुम्हारा बाप है। मैंने उसे कहा कि जाकर सामने की होटल से मुझे शराब की बोतल और मीट लाकर दो। तो ये कैसा वेटर है, ये क्या तुम बुढ़ा तुम्हारा बाप है? कुलदीप ने कहा, नहीं सर, ये मेरा बाप नहीं है, लेकिन ये मेरे बाप के जमाने से नौकरी कर रहा है, इसीलिए मैं इसे बाप के समान ही मानता हूँ। यह मुझे अपने बेटे की तरह मानता है, इसीलिए ये इस होटल को अपना कहता है, अपने आप को मालिक कहता है। कोई बात नहीं सर, मैं अभी बोल देता हूँ कि वह आपसे सॉरी बोले। तो उसने कस्टमर ने कहा, मुझे मीट और शराब मंगा कर दो। फिर कुलदीप पिता को इशारा करके बुलाया और बोला, इनसे माफी मांग लो आप। पहले तो सुभाष अपने बेटे की तरफ देखा और माफी मांगना नहीं चाहता था, लेकिन जब बार बार बेटे ने कहा कि मैंने कहा ना कि माफी मांगो, तो आपको सुनाई नहीं देता, आप मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? तो सुभाष ने उन दोनों को सॉरी बोला। फिर कुलदीप उनसे पैसे लेकर अपने पिता की हाथ में देते हुए बोला कि जाओ, शराब और मीट लेकर आओ, इन दोनों के टेबल पर रख दो। यह काम भाई सुभाष को करना ही पड़ा। सुभाष का आज आत्मसम्मान खो चुका था। यह मामला शांत हुआ कि रसोई घर से धुआं आने लगा। सारे ग्राहकों को खांसी आने लगी। मीरा, सुभाष और कुलदीप दौड़कर रसोई घर में गए तो देखे माँ चटाई पर एक मुंह औंधे करके एक साइड में लेटी हुई थी। सब्जी से धुआं निकल रहा था। जल्दी से मीरा ने गैस बंद किया। कुलदीप जोर से चिल्लाने लगा, माँ, यह तुम्हारा आराम करने का कौन सा समय है? इधर सारी सब्जी जल गई, तुम्हारे नाक में इसकी बदबू भी नहीं आ रही। अच्छा होता कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करके आ जाता, डॉक्टर की बात मान लेता तो आज मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो सुभाष ने कहा, क्या कहा था ना डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को? हाँ, तुम तो माँ को हॉस्पिटल लेकर गए थे, फिर तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। गुस्से में कुलदीप ने कहा, क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा कि माँ को एडमिट कर दो, उनके फेफड़े में थोड़ा पानी आया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं होटल के कामों में इतना व्यस्त था कि तुमसे बताना भूल गया। और दवाइयां तो मैंने दिला दिया है ना, माँ दवाइयां खाकर आराम से सो रही है। सुभाष भी पढ़ा लिखा इंसान थे। उनका कभी एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। उन्होंने फार्मेसी किया था। फेफड़े में पानी की बात सुनकर वह घबरा गए। अरे, इसका तो तुरंत ऑपरेशन करवाना चाहिए, फेफड़े का पानी तुरंत निकालना पड़ता है। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दिया, विभा, क्या हुआ विभा? आंखें खोलो, मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। विभा का जब हाथ पकड़ के खींचा तो शरीर भारी पड़ चुका था, हाथ लूज था। विभा के शरीर में जान होती तब तो वह हॉस्पिटल जाती। सुभाष ने हाथ छोड़ा तो धम्म से हाथ जमीन पर गिर गया। सुभाष सिर पकड़कर बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता, विभा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुभाष गुस्से में अपने बेटे को सारी बातें उगलने लगा। नालायक, जब डॉक्टर ने माँ को एडमिट करने के लिए कहा था तो तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? तू इतना लालची हो गया है कि अपनी बीमार माँ को इस रसोई घर में सोने के लिए कहा, फिर अपने होटल में आए हुए इतने ग्राहकों के लिए माँ से खाना बनवाया। मेरे इतना कमाने और खर्च करने के बाद तू इतना लालची हो गया कि तू एक रसोइया नहीं रख सका। मरते दम तक अपनी माँ से रसोई में काम करवाता रहा। मैं तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा समझता था, लेकिन तूने तो मेरी पत्नी को ही मुझसे छीन लिया। जब विवाह का अंतिम संस्कार होने लगा, सुभाष ने नफरत भरे शब्द से अपने बेटे को कहा, नालायक, तू हट जा मेरी पत्नी के पास से। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। तू अपनी माँ का कातिल है, तू उसके आसपास भी मत आ। उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार खुद ही किया। उनके मन ने यह मान लिया था कि मेरी पत्नी मरी नहीं है, मेरी पत्नी को मारा गया है और इसकी मौत का जिम्मेदार खुद उनका बेटा है। वह अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन चल दिए। इधर कुलदीप ने इन दिनों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसके लिए रिश्ते कोई अहमियत नहीं थी। पैसे के आगे वह माता पिता को कुछ नहीं समझता था। उसने पुलिस स्टेशन में पैसे देने की लालच बोलकर
अपने पिता की रिपोर्ट न लिखने की खबर कह दी। वहां उसके पिता की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वह अपने एक मित्र के पास गए, जिस मित्र ने उन्हें घर ना बेचने की सलाह दी थी। उनके पास बैठ बैठकर सारी बातें बताकर फूट फूट कर रोए। तो उनके मित्र ने कहा, यदि आपको न्याय चाहिए दोस्त, तो यहाँ के एसपी के पास जाओ। हमारे जिले में जो एसपी आई है, वह एक मैडम है। लोगों का कहना है कि उनकी पहली पोस्टिंग है। वह मैडम गरीब अमीर सबका समान रूप से सुनती है और सबको बराबर से न्याय दिलाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी न्याय मिलेगा। यह बात सुनकर दूसरे दिन सुबह सुबह ही एसपी ऑफिस खुलते ही सुभाष एसपी ऑफिस में मैडम से मिलने का इंतजार करता रहा। जब चपरासी उन्हें ऑफिस के अंदर आने का ऑर्डर दिया, तो सुभाष मैडम के कमरे में जाते ही नमस्कार मैडम करके उनके सामने टेबल पर बैठ गए। मैडम ने पूछा, बताइए क्या तकलीफ है आपको, क्या कहना चाहती हैं आप? तो सुभाष रोने लगे और कहने लगे, मैडम जी, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैंने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए समर्पण कर दिया और लास्ट में मुझे क्या मिला? मेरी पत्नी बीमार थी। मेरे बेटे ने अपने होटल का काम करवाने के लिए मुझे यह खबर तक नहीं बताई कि डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी उन्हें एडमिट करने को बोला है। वह अपने साथ बीती हुई सारी आप बीती उस मैडम को सुनाने लगे। तभी दरवाजे पर एक औरत की आवाज आती है, बिटिया, तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, अपना टिफिन घर पर ही छोड़कर आ गई। तो एसपी मैडम कहती हैं, अरे मम्मा, तुमको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? टिफिन ही तो छूटा था। मैं घर में आकर रात को खाना खा लेती, या कि तुम ड्राइवर या किसी भी कर्मचारी के साथ तो भेज सकती थी ना। तुम क्यों तकलीफ उठाई? तो एसपी की माँ कहती है, बेटा, यह तुम्हारे खाने पीने का मामला है। इतनी लापरवाह मत बनो। अब तुम कोई बच्ची नहीं रही कि किसी के हाथ से भी तुम्हारा टिफिन भेज दूं। तुम एक जिम्मेदार अधिकारी बन चुकी हो। तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। तुम पता नहीं कितने लोगों के साथ न्याय करती हो। कहाँ कब तुम्हारे साथ अन्याय हो जाए, इसीलिए मैं खाना तुम्हें खुद अपने हाथों से लेकर आई हूँ। अच्छा मम्मा, ठीक है, आप रख दो, मैं खाना खा लूंगी। जैसे ही यह आवाज सुभाष के कानों में पड़ी, तो उनका दिल मचल उठा। आवाज जानी पहचानी है। पीछे मुड़कर देखे तो एक बूढ़ी औरत, जिनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे से बुढ़ापा साफ नजर आ रहा था, लेकिन होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। अपनी बेटी की तरफ देखकर सुभाष कैसे नहीं पहचानते? आखिर कुछ दिनों का साथ था, तीन तीन बेटियों ने जन्म लिया था। वह अपनी पत्नी सुमित्रा को देखते ही पहचान गए और उस कुर्सी से उठकर सामने आ गए। सुमित्रा, तुम? क्या यह तुम्हारी बेटी है? सुमित्रा इतने दिनों के बाद अपने पति अमित को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे हो आप जी? आपने तो मेरी खबर ही नहीं ली। मैं घर क्या छोड़कर आ गई कि आप मुझे भूल गए। कभी पलटकर ना मेरी खबर ली, ना अपनी तीन बेटियों की। सुभाष आज बहुत शर्मिंदा थे। वह हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो सावित्री। जिन बेटियों को मैं पापी, अपशगुन और पनौती समझता था, वही बेटियां आज तुम्हारा सर ऊंचा कर रही और एक बड़ी सी पोस्ट पर बैठी हुई है। जिस बेटे के लिए मैं तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, वही बेटे ने मुझे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह से पिताजी को माँ के कदमों में गिरे हुए देख मैडम भी उठकर खड़ी हो गई और वह अपने पिताजी यानी सुभाष को उठाने लगी। सुमित्रा जी भी अपने पति को उठाने लगी। क्या कर रहे हो जी? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो? दोनों माँ बेटी ने मिलकर अमित को उठाया, तो अमित का सिर लुढ़क कर बेटी के कंधे पर आ गया। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अभी एम्बुलेंस मंगवाती हूँ और आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे कहीं नहीं जाना।
मैं तुम्हारे ही कंधों पर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। अपने पिता को माफ करके अंतिम इच्छा पूरी कर देना। मेरे बेटे को मेरी अर्थी के पास आने मत देना। अपने हाथों से ही मुझे इस दुनिया से विदा करना। इतना कहकर पत्नी और बेटी के कंधों पर सुभाष ने दम तोड़ दिया। पिता के अंतिम इच्छा के अनुसार एसपी मैडम यानी कि बड़ी बेटी ने ही पिता का अंतिम संस्कार किया। बेटे को भी इस बात की जब खबर पड़ी कि उनकी पहली पत्नी की बेटियों ने उनका अंतिम दाह संस्कार किया है, तो कुलदीप की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पिता कितनी मतलबी निकले। जब तक उनकी पत्नी जिंदा थी तो वह हमारे साथ थे, पत्नी के मरते ही अपनी पहली पत्नी के पास जा पहुंचे। ऐसे पिता से तो पिता ना होना ही ठीक है। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो बेटा उनकी 13वीं में भी नहीं आया। कुलदीप और कुलदीप की पत्नी ने यही कहकर उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में यदि पहली बार आए हैं तो एक लाइक जरूर करें। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।